गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप अकाउंट, साझेदारी खाते। ये जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं कॉमर्स के, उनके लिए बेनिफिशियल है आपका। तो इसके लिए जैसे हम साझेदारी खातों के बारे में बात करेंगे। साझेदारी होती क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या लोग आपस में एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं कि उन्हें मिलकर साथ में काम करना है और उसके जो प्रॉफिट्स हैं उनको भी शेयर करना है। तो इस तरह का जो अनुबंध होता है वो साझेदारी खाते कहलाता है। माना जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी अनुबंध के आधार पर लाभ कमाने एवं आपस में बांटने के उद्देश्य से कोई वैध व्यवसाय करने के लिए सहमत होते हैं तो उसे साझेदारी कहा जाता है। कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में किसी बिजनेस को करते हैं मिलकर, और उनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कि उन्हें साथ में अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको शेयर करना है। और इसके लिए बाकायदा एक अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो लिखित में भी हो सकता है और मौखिक में भी हो सकता है। उसको वो लिख कर भी तय कर सकते हैं या बात कर कर भी तय कर सकते हैं। परंतु भविष्य में विवाद की स्थिति से बचने के लिए अच्छा यही है कि अनुबंध लिखित हो, कि बाद में नहीं पता कि कोई अपनी बात से मुकर जाए। तो इसके लिए बेस्ट यही होता है कि उसको आप लिखित में करें। तो साझेदारी को निम्नलिखित प्रकार परिभाषित किया गया है। ब्रिटिश साझेदारी अधिनियम 1890 के अनुसार साझेदारी लाभ की दृष्टि से मिलजुल कर व्यापार चलाने के लिए व्यक्तियों के मध्य पाया जाने वाला संबंध है। साझेदारी लाभ की दृष्टि से कि जो हमें प्रॉफिट के हम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हम मिलजुल कर कोई बिजनेस चलाएं और उसके लिए हम एक अपना रिलेशन मेंटेन करें कि हमें प्रॉफिट्स को भी अपने शेयर करना है और साथ में ही मिलकर काम करना है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार ये क्या कहते हैं? साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जो ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हों, जो सभी व्यक्तियों की ओर से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। कोई भी ऐसा बिजनेस जो सभी लोग उसमें मिलकर काम करते हैं और एक व्यक्ति उसे चला रहा है, तो उससे जो प्रॉफिट मिलेगा उसको बांटेंगे आपस में, इसे हम साझेदारी कहते हैं। प्रोफेसर किम्बाल एंड किम्बाल के अनुसार साझेदारी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिन्होंने किसी व्यावसायिक उपक्रम को चलाने के उद्देश्य से पूंजी अथवा सेवाओं का एकीकरण किया है। कि साझेदारी जो होता है ना, वो ऐसा समूह होता है जो व्यावसायिक उपक्रम को, बिजनेस एंटरप्राइज को चलाने के लिए उद्देश्य से पूंजी और सेवाओं का एकीकरण करते हैं, जिसमें कैपिटल को भी हम एक साथ रखते हैं और सेवाओं को भी, और फिर सब मिलजुल कर उस काम को करते हैं। प्रोफेसर एल.एच. हैने के शब्दों में देखिए, एल.एच. हैने क्या कहते हैं? साझेदारी को उन व्यक्तियों के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिन्होंने निजी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय को मिलकर चलाने का अनुबंध किया है। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच के संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जैसे निजी लाभ के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के उद्देश्य से व्यवसाय को मिलकर चलाने का अनुबंध किया है। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार साझेदारी से आशय व्यावसायिक संगठन के ऐसे रूप हैं। साझेदारी को उन व्यक्तियों के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिन्होंने निजी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय को मिलकर चलाने का अनुबंध किया है। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार हैंसन क्या कहते हैं? हैंसन कहते हैं साझेदारी से आशय व्यवसायिक संगठन के ऐसे रूप हैं। मतलब साझेदारी जो है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसी फॉर्म है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, जिसमें दो लोग भी हो सकते हैं, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, और मोर देन 2 भी हो सकते हैं। अधिकतम 20 तक, मतलब 2 से लेकर 20 तक की काउंटिंग में पर्सन्स को मिलकर किसी न किसी व्यवसायिक क्रियाओं करने के लिए एक साथ मिलते हैं। कि मतलब वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। साझेदारी के आवश्यक लक्षण, जो आवश्यक लक्षण है साझेदारी के, वो क्या होते हैं? तो इसमें जैसे कि हम कह सकते हैं साझेदारी में उन सभी लक्षणों का एक साथ होना आवश्यक है। यदि इनमें से एक भी तत्व की कमी आ जाए तो केवल कुछ व्यक्तियों का समूह कहा जाएगा, साझेदारी नहीं। मतलब इसके अंदर मेन चीज़ें जो हमारी होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए? जैसे साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए।
कि मतलब साझेदारी जब कही जाएगी किसी एक व्यक्ति को हम साझेदारी नहीं कह सकते, मोर देन टू भी हो सकते हैं और टू तो मिनिमम होने ही चाहिए। साझेदारी की अधिकतम संख्या बैंकिंग व्यवसाय में 10 तथा अन्य किसी व्यवसाय में 20 तक होनी चाहिए। अगर कोई बैंकिंग बिजनेस है तो उसके अंदर 10 होनी चाहिए और उससे अलावा अगर कोई है तो 20 तक हो सकती है। साझेदारी का आधार कोई ना कोई अनुबंध होता है जो मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, परंतु इसका लिखित होना अच्छा माना जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ओके। साझेदारी किसी न किसी वैध व्यवसाय को रोकने के लिए होनी चाहिए। साझेदारी किसी न किसी वैध व्यवसाय को करने के लिए ही होनी चाहिए। ये जो साझेदारी है ना, वो किसी लीगली ऑथोराइज ही होना चाहिए बिजनेस हमारा। साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना और उसे आपस में बांटना होना चाहिए। जो साझेदारी है ना, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट को अर्न करना और उसे आपस में बांटना होना चाहिए। साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों द्वारा या उनमें से एक या कुछ साझेदारों द्वारा किया जा सकता है। कि मतलब सभी साझेदार भी इस काम को कर सकते हैं या कुछ साझेदार द्वारा भी किया जा सकता है संचालन इस बिजनेस का। प्रत्येक साझेदार अपने व्यवसाय का स्वामी भी होता है और एजेंट भी। कि जो साझेदार होता है ना, वो अपने बिजनेस का ऑनर भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है। साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं होता, तथापि अपने हितों की रक्षा करने के लिए इसका पंजीयन करा लिया जाना चाहिए। न साझेदारी जो फर्म है ना, उसका पंजीयन अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए इसका पंजीयन करा लिया जाना चाहिए। इसका हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रत्येक साझेदारी का दायित्व असीमित होता है। सभी साझेदार व्यक्तिगत रूप से एक सामूहिक फर्म के दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब जो हर एक साझेदारी होती है ना, इसकी जो दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, इसकी अनलिमिटेड होती है। सभी साझेदार व्यक्तिगत रूप से एक सामूहिक फर्म के दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जितने भी साझेदार होते हैं ना, वो पर्सनल या ग्रुप के साथ में अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। साझेदारी खाते होते साझेदारी फर्म का नाम, जैसे साझेदार फर्म, फर्म का नाम, ये चीज़ें कैसे होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति आपस में मिलकर व्यवसाय करने के लिए सहमत होते हैं वे सभी व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं। मतलब जो व्यक्ति किसी व्यवसाय को मिलने के लिए एक दूसरे के लिए तैयार होते हैं, बिजनेस को साथ में करने के लिए तैयार हैं, तो उनको हम साझेदार कहते हैं। वे सभी साझेदारों को सामूहिक रूप से साझेदार फर्म कहा जाता है। साझेदारी फर्म का अपने साझेदारों से अलग कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। ये ना तो कोई व्यक्ति होता है और ना ही कोई संस्था, ना कोई निगम। ये तो सभी साझेदारों को दिया गया एक सामूहिक नाम। साझेदारी फर्म का अपने साझेदारों से अलग कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। ये जो साझेदारी फर्म होती है ना, वो साझेदारों के अलावा कुछ नहीं होती है। ये कोई व्यक्ति भी नहीं होता है, कोई संस्था निगम है। मतलब ये कोई एक व्यक्ति आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ना कोई संस्था और ना कोई निगम। ये तो सभी साझेदारों को दिया गया एक सामूहिक नाम होता है। जो साझेदार होते हैं ना, उनको हम जॉइंटली एक नाम दे देते हैं, उसे हम फर्म कहते हैं। फर्म अपना एक नाम रख सकती है। यह नाम वैधानिक दृष्टि से उचित होना चाहिए और किसी विद्यमान फर्म के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। मतलब पहले से कोई फर्म अगर चल रही है, हम उसके नाम को कॉपी ना करें और उसको कोई स्टैंडर्ड नाम दे सकते हैं जो वैधानिक रूप से स्टैंडर्ड हो। साझेदारों के प्रकार क्या होते हैं? साझेदार, सक्रिय साझेदार, एक्टिव पार्टनर्स कौन से होते हैं? जो साझेदार फर्म के व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं उन्हें सक्रिय साझेदार कहा जाता है। सुषुप्त साझेदार, जो साझेदार फर्म में पूंजी भी लगाता है, लाभ हानि में लाभ भी लेता है और फर्म के दायित्वों के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है, फर्म किंतु फर्म के कार्य में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता, सुषुप्त साझेदार कहला सकता है। ये इनएक्टिव होता है। तो इसमें क्या होता है, ये लाभ हानि में भाग भी लेता है, इसका प्रॉफिट लॉस में भी शेयर होता है और इसके दायित्वों के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं इसकी फर्म से रिलेटेड, किंतु फर्म के कार्य में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता, लेकिन ये वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है। नाम मात्र यश का साझेदार, मतलब एक होता है नामचारी का साझेदार, जो साझेदार फर्म को केवल अपना नाम देता है,
नाम मात्र का साझेदार कहलाता है। वह ना तो फर्म से पूंजी लगाता है, फर्म में पूंजी भी नहीं लगा रहा है वो, ना फर्म के लाभ हानि में भाग लेता है और ना फर्म के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। मतलब वो कोई भी काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो नाम के लिए ही साझेदार होता है। ऐसा साझेदार तीसरे पक्षों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। जैसे साझेदार होता है ना, वो तीसरे पक्ष के लिए मतलब दूसरे लोगों को रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी होगा। गत्यावरोध द्वारा साझेदार कोई व्यक्ति यदि फर्म में वास्तव में तो साझेदार नहीं है, परंतु अपने वचनों या व्यवहार के द्वारा दूसरे लोगों को ये समझने और विश्वास करने का अवसर देता है कि वो उस फर्म में साझेदार है, तो ये गत्यावरोध द्वारा साझेदार कहलाता है। ऐसा साझेदार तीसरे पक्षों के प्रति उत्तरदायित्व माना जाता है। कि ऐसा साझेदार जो वास्तव में साझेदार तो नहीं होता है, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे कि वो साझेदार है, तो वो इस तरह का साझेदार गत्यावरोध द्वारा साझेदार कहलाता है। अवयस्क साझेदार सामान्यतः केवल बालिग व्यक्ति साझेदार बनाया जाता है, किंतु यदि अन्य सभी साझेदार सहमत हैं तो अवयस्क को भी साझेदार बनाया जा सकता है। अवयस्क फर्म के लाभ में भाग लेगा, किंतु ये हानि के लिए उत्तरदायित्व नहीं होगा। साझेदारी के प्रकार क्या होते हैं? साझेदारी कितनी तरह की होती है? जैसे एक तो होती है ऐच्छिक साझेदारी। ये साझेदारी साझेदारों को इच्छा पर निर्भर करती है, मतलब जो अपनी मर्जी से साझेदारी करते हैं वो ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। इसे तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक सभी साझेदार फर्म को चालू रखना चाहते हैं। प्राय सभी साझेदारियाँ इसी प्रकार की होती हैं। मतलब नॉर्मल जो पार्टनरशिप होती है ना, वो इसी तरह की होती है कि जब तक साझेदार चाहते हैं तो पार्टनरशिप चलती है। विशेष कार्य के लिए साझेदारी, मतलब अगर हम किसी विशेष कार्य के लिए साझेदारी करें, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर किसी विशेष कार्य को करने के लिए साझेदारी में प्रवेश करते हैं, कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में एंट्री करते हैं तो विशेष साझेदारी कहा जाता है। जैसे ये कार्य पूरा हो जाता है तो ये साझेदारी समापन हो जाता है। मतलब किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए जब पार्टनरशिप स्टार्ट करी जाती है तो उसके पूरा होने के बाद पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। विशेष अवधि के लिए साझेदारी, दो या दो से अधिक व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी विशेष अवधि के लिए साझेदारी फॉर्म में प्रवेश करते हैं तो इसे विशेष अवधि की साझेदारी कहा जाता है। इस अवधि को पूरा होने पर यह साझेदारी समाप्त हो जाती है। मतलब पार्टनरशिप काम ख़त्म होने पर समाप्त नहीं होगी, जब तक आपका टाइम पूरा होएगा। साझेदारी जितने टाइम के लिए तय है तो उतने टाइम में साझेदारी आपकी समाप्त होगी। साझेदारी संलेख क्या होता है? समझौता या अनुबंध जो होता है ना, उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। कि जो एक रिटर्न में मेमोरेंडम होगा उसे समझौता या अनुबंध लिखित होने पर इसे साझेदारी संलेख की संज्ञा दी जाती है। इसे साझेदारी प्रलेख भी कहते हैं। इसमें निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाता है। सभी साझेदार लाभ व हानि बंटवारा किस प्रकार करेंगे। इसके अंदर प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तय होगा कि कितने देशों में और किस हिसाब से हमारा पार्टनरशिप में तय हो रहा है प्रॉफिट। फिर दूसरा, साझेदारों को पूंजी में आहरण पर ब्याज पाने देने का अधिकार होगा अथवा नहीं। कि जो साझेदार है ना, उन्हें पूंजी और आहरण पर ब्याज पाने या देने का क्या अधिकार होगा या नहीं होगा। कोई साझेदार यदि फर्म में सक्रिय रूप से भाग लेगा तो उसे कितना वेतन या पारिश्रमिक दिया जाएगा। और कोई साझेदार है वो एक्टिवली मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे पता चल जाएगा कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा, उसके बदले में, काम के बदले में क्या दिया जाना है। कोई साझेदार यदि दिवालिया होता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम का पालन किया जाएगा या गार्डनर बनाम मर्रे का पालन भी किया जाएगा। फर्म में किसी नए साझेदार को यदि प्रवेश दिया जाएगा तो ख्याति मूल्यांकन का आधार क्या होगा। यदि किसी साझेदार के प्रवेश यदि दिया जाए तो ख्याति का जो मूल्यांकन है ना, उसका क्या आधार होगा। फर्म में किसी साझेदार की यदि मृत्यु हो जाती है या कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो ऐसी स्थिति में ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। मतलब जो पार्टनर का जो रिटायरमेंट या डेथ है उस पर जो उसकी गुडविल है उसका कैसे मूल्यांकन किया जाएगा, इसके बारे में तय हो। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदारों के बीच में यदि कोई लिखित समझौता नहीं है तो ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से तक वर्णित नियम लागू किए जाएंगे, जो निम्न प्रकार हैं।
12 से 17 तक। यदि कोई साझेदार यदि फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है तो इसे इसके लिए अलग से कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। और कोई पार्टनर है और वो फर्म के अंदर एक्टिव है तो उसको अलग से कोई वेतन, सैलरी या रिमनरेशन नहीं दिया जाएगा। कोई साझेदार यदि फर्म में कार्य करता है तो इसे इसके लिए कोई अतिरिक्त मजदूरी या लाभांश नहीं दिया जाएगा। सभी साझेदारों में लाभानी का वितरण समान रूप से किया जाएगा। किसी साझेदार से यदि फर्म की कोई ऋण दिया है तो इसे इस पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दिया जाएगा। साझेदारों को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदारों से आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। यदि साझेदार को यदि पूंजी पर ब्याज दे है तो वह ब्याज केवल लाभ की दिशा में दिया जाएगा, हानि की दिशा में नहीं। साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण क्या होते हैं? साझेदारी फर्म में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1 क्या है? एक से अधिक व्यक्तियों का होना। ये जो आपको पहले ही बता दिया गया है कि इसमें एक या एक से ज़्यादा लोग ही हो सकते हैं। एक से ज़्यादा लोग होंगे, दो या दो से अधिक। एक को हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। साझेदारी फर्म का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि साझेदारी में एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समय से साझेदारी नहीं कर सकता है। ठीक है, किसी भी पर्सन का अपने साथ में पार्टनरशिप नहीं हो सकती, उसके लिए किसी अदर पर्सन का वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है। अनुबंध का होना। साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। अनुबंध या समझौता दो प्रकार के होते हैं, लिखित समझौता या मौखिक समझौता। मौखिक समझौता, परंतु मौखिक की अपेक्षा लिखित समझौता अच्छा माना जाता है। मौखिक की कोई वैल्यू इतनी नहीं मानी जाती जितनी लिखित की मानी जाती है। लाभ हानि का वितरण। साझेदारों के बीच साझेदारी व्यवसाय से उत्पन्न होने वाले लाभ का निश्चित अनुपात में वितरण होना चाहिए। कि जो लाभ हानि का वितरण है, प्रॉफिट लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके रेशो के हिसाब से होना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे फर्म के लाभों में हिस्सा नहीं मिलता है साझेदार नहीं बन सकता। फर्म के व्यवसाय को चलाने का अधिकार। फर्म के व्यवसाय के संचालन का अधिकार सभी साझेदारों को होता है। कोई भी साझेदार फर्म का संचालन अपने हाथ में ले सकता है। वैध व्यवसाय। अच्छी साझेदारी की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि फर्म एक वैध व्यवसाय करती है, अतः जो लीगली ऑथराइज होता है वो ही व्यवसाय फर्म करती है। कि साझेदारों के बीच अनुबंध किसी वैध कार्य के लिए करने के लिए होना चाहिए। लाभ का उद्देश्य। साझेदारी फर्म का उद्देश्य लाभ कमाना और अनुपातिक वितरण होना चाहिए। मतलब जो फर्म है ना, उसके जो पार्टनर्स हैं उनका जो मेन उद्देश्य जो होता है ना, वो एक तो रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो और लाभ को कमाने का होना चाहिए। साझेदारों के आहरण पर ब्याज के संबंध में नियम। जो साझेदारों के आहरण जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट के ब्याज है ना, इंटरेस्ट या ब्याज के संबंध में नियम क्या होते हैं? साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना निम्न प्रकार की जाती है। यदि आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया जाता है, कि अगर जो ड्राइंग्स है ना वो प्रत्येक माह के आरंभ में स्टार्टिंग में किया जाता है तो ब्याज बराबर महीनों की संख्या +1/2 माह का ब्याज हो गया। यदि आहरण प्रत्येक माह के अंत में किया जाता है, ब्याज बराबर महीनों की संख्या -1/2 माह का ब्याज। यदि आहरण प्रति माह मध्य तिथि को किया जाता है तो अगर अंत में किया जाता है तो -1 करेंगे, आरंभ में किया जाता है तो +1 करेंगे, और मध्य तिथि में हो तो महीनों की संख्या अपॉन 2 माह का ब्याज हो जाएगा। उदाहरण, राम, श्याम और हरि एक फर्म में साझेदार हैं। प्रत्येक साझेदार फर्म से क्रमशः 300, 250, 150 रुपये का आहरण प्रत्येक माह करते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है, यदि आहरण प्रत्येक माह मध्य तिथि को किया जाता है, यदि आहरण प्रत्येक माह अंतिम तिथि को किया जाता है, यदि आहरण प्रत्येक माह प्रथम तिथि को किया जाता है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, राम के कुल वार्षिक आहरण जो है ना वो 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, यह आ जाएगा 3600। श्याम के कुल वार्षिक आहरण होंगे 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, यह आ जाएंगे 3000।
हरि के कुल वार्षिक आहरण हो जाएंगे 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से 1800। ए पार्ट में हम क्या करेंगे, यदि आहरण प्रत्येक माह मध्य तिथि को किया जाता है तब हम क्या करेंगे। तो राम के आहरण पर ब्याज हो जाएगा 3600 को मल्टीप्लाई बाय 6/100 इंटू 6/12 इक्वल हो जाएगा इसका 108 आ जाएगा आंसर। फिर श्याम के आहरण पर ब्याज हो जाएगा 3000, क्योंकि श्याम का जो आहरण है वो 3000 का है। तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके 100 से 6% है ना, तो 6/100 इंटू 6/12 तो ये 90 आ जाएगा। हरि के आहरण पर ब्याज हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 इंटू ये हो जाएगा 54। यदि आहरण प्रत्येक माह अंतिम तिथि को किया जाता है तब राम के आहरण पर ब्याज क्या होगा। 3600 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई 5.5/12, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि माह अंतिम तिथि को किया जाता है तो इसका 99 आ जाएगा। श्याम के आहरण पर ब्याज हो जाएगा, फिर हरि के आहरण पर ब्याज हो जाएगा, ऐसे करके आप निकाल लेंगे। यदि आहरण प्रत्येक माह प्रथम तिथि को किया जाता है तब राम के आहरण पर ब्याज 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6.5/12। फिर इसके बाद श्याम के आहरण पर ब्याज 3000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 6.5/12। हरि के आहरण पर ब्याज 1800 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/100 6.5/12 58.50। इस तरह से हम सबका अलग अलग निकाल लेंगे। साझेदारी फर्म में नए साझेदार का प्रवेश कैसे होता है। जब किसी फर्म में कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश पाने का इच्छुक होता है, जैसे कि कोई फर्म है वो रूटीन में चल रही है तो उसमें कोई अदर पर्सन जो है वो एंट्री करना चाहता है, तो पुराने साझेदार मिलकर उसे फर्म में एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश दे सकते हैं। कि जो पुराने पार्टनर्स हैं ना, उनकी सहमति से नया पार्टनर उसके अंदर एंट्री कर सकता है, एडमिशन हो सकता है उसका। तो इसलिए निम्नलिखित कारणों से वे स्वयं भी किसी व्यक्ति को फर्म में नया साझेदार बना सकते हैं। यदि फर्म के विकास के लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देकर फर्म की पूंजी को बढ़ाया जा सकता है। यदि फर्म के विकास के लिए हमें पैसे चाहिए और हम चाहते हैं कि हमें पैसा कोई नया जो पार्टनर है उसको पार्टनरशिप कराकर उस पूंजी में से हम बिज़नेस को बढ़ा लें, तो फर्म का वांछित विकास किया जा सकता है। यदि फर्म में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करने का इच्छुक हो तो उसके स्थान पर नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, किसी की रिटायरमेंट है या डेथ है, तो उसमें क्या होगा, उसके स्थान पर नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। यदि आने वाला साझेदार फर्म से संबंधित व्यवसाय में विशेष अनुभव में कुशलता रखता है, यदि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो विशेष अनुभव, उसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी है या कोई स्किल है, तो उसे फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। किसी प्रभावी अथवा विशेष व्यक्ति को फर्म में प्रवेश देकर उसकी योग्यताओं में प्रतिष्ठा का लाभ उठाया जा सकता है। अब देखिए नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं। जैसे हमें गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी है, किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देने पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। जब हम नए साझेदार को फर्म में एडमिट करते हैं तो हम सबसे पहले गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, गुडविल पता करते हैं गुडविल कितनी है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन निम्नलिखित विधियों से किया जा सकता है, जैसे औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। औसत लाभ विधि ख्याति की सबसे सरल एवं प्रचलित विधि है, क्योंकि ख्याति का सीधा संबंध फर्म के लाभों से होता है। इसीलिए औसत लाभ विधि से ही उचित माना जाता है। ख्याति का जो मूल्यांकन होता है ना, वो औसत लाभ विधि से अच्छा माना जाता है। इस विधि में पिछले कुछ वर्षों का लाभ दिया होता है, इन लाभों का औसत निकालकर उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए आंकड़े एक फर्म के पिछले कुछ वर्षों की लाभ हानि को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8 अलग अलग ईयर्स आपको दे दिए, हर एक का प्रॉफिट और लॉस। जिसमें प्रॉफिट हुआ है तो सामने 5000 का लाभ, फिर 5 में क्या है कि 12500 का लाभ, 6 में है 3500 की हानि, 7 में आपको 10500 का लाभ दिया हुआ है,
8 में आपको 8,500 का लाभ दिया हुआ है। आप फर्म की ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि ख्याति का मूल्यांकन गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के बराबर किया जाता है तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे पिछले 5 वर्षों का औसत निकालना है हमें, तो जो प्रॉफिट्स हैं उनको तो हम प्लस कर देंगे, जो लॉसेस हैं हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो नेट जो प्रॉफिट आ जाएगा वो 33,000 आ जाएगा। तो इसमें कितने ईयर्स हैं, 5 ईयर्स हैं, अपॉन 5 कर देंगे, 6,600 इसका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे, इन्होंने कहा है कि 3 गुने के बराबर किया जाता है, तो इसका मतलब औसत लाभ का 3 गुना। तो 6,600 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 19,800 हो जाएगा। अधिलाभ विधि क्या होती है, ये होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। आशा से अधिक लाभ को अधिलाभ कहते हैं। जितनी हमें उम्मीद होती है उससे हमें ज़्यादा अगर लाभ मिल रहा है तो वो हमारा अधिलाभ कहलाता है। ये विधि भी लगभग औसत लाभ विधि की भांति ही है। इसमें पिछले कुछ वर्षों के लाभ से अनुमानित वार्षिक लाभ को घटाकर जो शेष बचता है उसे 2 गुना, 3 गुना अथवा 5 गुना, जैसे प्रश्न में कहा जाए, करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। एक फर्म की कुल पूंजी 3 लाख है और इसका अनुमानित वार्षिक लाभ 12% है। पिछले 3 वर्षों का वास्तविक औसत लाभ 42,000 है। साझेदारी संलेख के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत अधिलाभ के 4 गुने के बराबर किया जाएगा। इसमें क्या कहा गया है, साझेदारी संलेख के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ, 3 वर्षों का जो औसत लाभ है ना औसत अधिलाभ के 4 गुने के बराबर किया जाएगा। तो ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। अब जैसे इन्होंने क्या कहा कि 3 लाख पर अनुमानित वार्षिक लाभ जो है ना वो 12% है, तो 3 लाख का 12% निकाल लेंगे, 36,000 आ जाएगा। पिछले 3 वर्षों का वास्तविक औसत लाभ हो जाएगा 42,000। पिछले 3 वर्षों का औसत अधिलाभ 42,000 में से हम 36,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि जो इन्होंने वास्तविक औसत दिया हुआ है वो 42,000 है। तो इसके अंदर से हम 36 माइनस करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारा 6,000 आ जाएगा। तो फिर हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे, 6,000 को 4 गुने के बराबर पर किया जाएगा। तो 6,000 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24,000 हमारा आ जाएगा ख्याति का मूल्य। और भारित औसत विधि क्या होती है, ये होती है वेटेड एवरेज मेथड। इस विधि के अनुसार ख्याति की गणना करने के लिए प्रत्येक वर्ष के लाभ को उसके भार से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार जो गुणनफल प्राप्त होता है उसके योग को भार के योग से भाग करके जो भागफल प्राप्त होता है उसी को 2 गुना, 3 गुना अथवा 5 गुना करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। जैसे कि एक फर्म के पिछले 6 वर्षों के लाभ निम्न प्रकार हैं। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 ईयर्स दे दिया आपको। तो इसका क्या हुआ, 20,000 लाभ, 28,000, 12,000, 19,500, 33,500, 24,500। ख्याति का मूल्य निर्धारित कीजिए। यदि ख्याति का मूल्यांकन भारित औसत विधि के 3 गुने के बराबर आका जाता है तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू 6 ईयर्स डालेंगे। जो हमारा प्रॉफिट टेबल में दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हमने लिख लिया। तो वेटेड का मतलब होता है हम ईयर्स का नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6। प्रोडक्ट आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, 28 की 2 से मल्टीप्लाई, 12 की 3 से, 19 5 की 4 से, 335 की 5 से, 245 की 6 से, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में टोटल प्रोडक्ट का अपॉन टोटल वेट कर देंगे। टोटल प्रोडक्ट जो है ना वो आ जाएगा 5,04,500। तो इसकी 21 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जो यहाँ पर वेट आ रहा है वो 21 आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 24,023.81। तो इसका हम ख्याति निकालेंगे, कि इन्होंने 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 गुने के बराबर आंका जाता है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके 72,071 आ जाएगा 0.43। अधिकतम लाभ की पूंजीकरण विधि, ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस विधि के अनुसार सबसे पहले अधिलाभ ज्ञात किया जाता है।
इसके पश्चात सामान्य आय की दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पर अधिलाभ के लिए पूंजी का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार मूल्यांकित पूंजी फर्म की ख्याति होती है। जैसे गुडविल निकालना है हमें, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसका मेथड होता है ये। तो गुडविल को इक्वल करेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। ख्याति इक्वल टू अधिलाभ इंटू 100 अपॉन सामान्य आय की दर। क्वेश्चन है आपका, यदि फर्म का औसत लाभ 5,000 है, फर्म की पूंजी 40,000 है और इस व्यवसाय पर 10% आय अपेक्षित है, तो ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात कीजिए। तो इसमें औसत लाभ आपका कितना है? 5,000। सामान्य लाभ है अधिलाभ, अधिलाभ जो है ये कितना है? 40,000। 40,000 इंटू 10 अपॉन 100, ये आ जाएगा 4,000 सामान्य लाभ। अधिकतम लाभ कितना हो जाएगा? 5,000 औसत लाभ दिया हुआ है, इसके अंदर से हम सामान्य लाभ निकाल देंगे 1,000, 1,000 आ जाएगा। ख्याति कितनी है? 1000 इंटू 100 अपॉन 10, 10,000 इसकी ख्याति आ जाएगी। पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है? ख्याति ज्ञात करने की एक सरल एवं प्राचीनतम विधि है। इस विधि के द्वारा विनियोजित पूंजी के पूंजीकरण द्वारा ज्ञात किया पूंजी से तुलना करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। ख्याति ज्ञात करने की ये एक सबसे सिंपल मेथड है और सबसे पुराना मेथड है। इस विधि के द्वारा कैपिटलाइजेशन विनियोजित पूंजी की पूंजीकरण द्वारा, मतलब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टेड कैपिटल है, उससे कैपिटलाइजेशन करके पूंजी की तुलना करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। उदाहरण, एक फर्म का औसत लाभ 9,000 है, फर्म की पूंजी 60,000 है, व्यापार से सामान्य आय की दर 10% वार्षिक संभावित है। पूंजीकरण पद्धति द्वारा ख्याति की राशि गणना कीजिए। अब आपको क्या दिया हुआ है? फर्म की कुल विनियोजित पूंजी दे दी इन्होंने 60,000, फर्म का औसत लाभ दे दिया 9,000। पूंजी द्वारा सामान्य आय की जो दर है वो कितनी है? 10% है। लाभ के अनुसार विनियोजित पूंजी 9,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अपॉन कर देंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 90,000। ख्याति की राशि कितनी है? 90 में से 60,000 माइनस कर दो, 30,000 आ जाएगी। इस विधि में सर्वप्रथम साझेदारी फर्म का कुल मूल्य निकाला जाता है। इसमें शुद्ध संपत्तियों का मूल्य घटाकर जो शेष बचता है उस फर्म को ख्याति कहते हैं। गुडविल इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन % ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न माइनस नेट एसेट। अब जैसे इसमें क्या कह दिया, प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? दे दिया 20,000, परसेंट नॉर्मल रिटर्न का दे दिया 10%। तो हम क्या करेंगे? 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अपॉन 10 करेंगे, माइनस नेट एसेट कितनी दे दी इन्होंने? 1,00,000, 1,00,000 माइनस कर देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी? 1,00,000 ही आ जाएगी। नेट एसेट आ जाएगी इनकी 2,00,000 में से 1,00,000 गए, 1,00,000 आ जाएगी। नए साझेदार के प्रवेश पर नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना। जब आपके बिजनेस में कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो आप प्रॉफिट लॉस जो रेशो है वो कैसे निकालेंगे? फर्म में कोई नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में संशोधन होना स्वाभाविक है। पुराने साझेदारों द्वारा नए साझेदार को उसका लाभ अनुपात निम्न प्रकार दिया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने पुराने लाभालाभ अनुपात में देते हैं, फिर सभी पुराने साझेदार उसे बराबर बराबर हिस्सा दें। यदि कोई एक ही साझेदार उसे अपने हिस्से में से उसका हिस्सा दे दे, कोई एक साझेदार उसे अपना हिस्सा ना दे, शेष साझेदार उसे अपने हिस्से में से हिस्सा दें। तो इसमें क्या है? जैसे उदाहरण है, सूर, कबीर और तुलसी एक फर्म में साझेदार हैं। 5:3 के रेशो में लाभ विभाजन का अनुपात करते हैं।
लाभ हानि का विभाजन करते हैं। उन्होंने बिहारी को 1/5 के लिए फर्म में नया साझेदार बनाने का निश्चय किया। निम्नलिखित दशाओं में सभी साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि बिहारी अपना हिस्सा सभी साझेदारों से समान अनुपात में क्रय करता है। अगर बिहारी अपना हिस्सा सभी साझेदारों से खरीदता है। यदि बिहारी सभी साझेदारों से अपना हिस्सा उसके लाभ विभाजन अनुपात में क्रय करता है। यदि बिहारी अपना आधा हिस्सा सूद से व आधा कबीर से क्रय करता है। यदि बिहारी अपना हिस्सा केवल सूद से क्रय करता है। तो इसमें अलग अलग कंडीशंस में आपको आंसर करना है। जैसे बिहारी अपना हिस्सा सभी साझेदारों से समान अनुपात में क्रय करता है। यदि सूर कबीर तुलसी का पुराना लाभ वितरण अनुपात है 5:3:2। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, 3 रेशो है। अनुपातिक योग कितना हुआ? 10 हो गया। बिहारी का फर्म में हिस्सा कितना हुआ? 1/5 भाग। बिहारी प्रत्येक से लेता है 1/5 का 1/3, क्योंकि उसने क्या किया? अपना हिस्सा लिया 1/3 भाग, तो इसका मतलब 1/15 हो गया। तो सूर का नया लाभालाभ अनुपात क्या होगा? पुराना अनुपात में से त्याग अनुपात माइनस कर देंगे। तो जैसे 5/10 हुआ पुराना, इसमें से 1/15 हमने माइनस कर दिया। तो ये 15 में से 2 माइनस करो अपॉन 30 कर दो, ये हो जाएगा 13/30। कबीर का नया अनुपात कितना होगा? 3/10, 3/10 माइनस 1/15। 9 में से 2 जाएंगे, 7 बचेंगे, 30 का 30 आ जाएगा। फिर तुलसी का नया अनुपात कितना हो जाएगा? 2/10, 1/15। तो फिर हम यहाँ पर 6 में से 2 माइनस कर देंगे, एलसीएम लेने के बाद ये अपॉन 30 हो जाएगा, 4/30 आ जाएगा तुलसी का नया अनुपात। बिहारी का लाभालाभ अनुपात कितना होगा? 1/5, 6/6। तो ये जाएगा 6/30। चारों का नया वितरण अनुपात कितना होगा? 13, 7, 6, 4 और 6। 13, 7, 4, 6। क्लियर? अब देखो, यदि बिहारी सभी साझेदारों से अपना हिस्सा उसके लाभ विभाजन अनुपात में क्रय करता है। यदि बिहारी सभी साझेदारों से अपना हिस्सा उसके लाभ विभाजन अनुपात में क्रय करता है। माना फर्म का जो कुल लाभ है वो 1 है। बिहारी प्रवेश करता है 1/5 के लिए। बिहारी के प्रवेश के बाद शेष भाग जो होगा, एक में से हम 1/5 माइनस कर देंगे तो 4/5 भाग आ जाएगा। सूर का नया लाभालाभ अनुपात कितना होगा? 4/5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5/10 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/50। कबीर का नया अनुपात क्या होगा? 4/5 जो बचा था वो वाला हिस्सा, और इसको 3/10 से कर देंगे, 12/50 हो जाएगा। तुलसी का नया अनुपात क्या होगा? 4/5 की 2/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/50 हो जाएगा। तुलसी का लाभालाभ अनुपात कितना होगा? 1/5, 10/10। तो ये कितना हो जाएगा? 10/50। तो टोटल कितना आ जाएगा? चारों का नया लाभालाभ अनुपात हो जाएगा 20, 12, 8, 10। तो जब हम इसे सिंपल करेंगे तो ये 10, 6, 4, 5, 10, 6, 4, 5 के रेशो में आ जाएगा। यदि बिहारी अपना आधा हिस्सा सूर से व आधा कबीर से क्रय करता है। बिहारी प्रत्येक साझेदार से प्राप्त करेगा 1/5 का 1/2 आधा हिस्सा। तो इन्होंने क्या कहा है कि बिहारी अपना आधा हिस्सा सूर से व आधा कबीर से क्रय करता है। बिहारी प्रत्येक साझेदार से प्राप्त करेगा आधा हिस्सा। तो 1/5 का आधा हो जाएगा 1/10 भाग। सूर का नया लाभालाभ अनुपात कितना हो जाएगा? 5/10 में से 1/10 माइनस कर दो। कबीर का भी लाभालाभ अनुपात 3/10 में से 1/10 माइनस कर दो। तुलसी का लाभ जो होगा, नया लाभालाभ अनुपात अपरिवर्तित रहेगा 2/10। बिहारी का नया लाभालाभ अनुपात क्या है? 1/5, 2/2। तो ये हो जाएगा 2/10। क्यों? ये जो है ना चारों का नया लाभालाभ अनुपात 4, 2, 2, 2 हो जाएगा। तो इसे हम जब सिंपल करेंगे तो ये 2:1:1:1 आ जाएगा। यदि बिहारी का अपना हिस्सा केवल सूर से क्रय करता है। सूर का नया लाभालाभ अनुपात कितना है? 5/10 है। तो ये कितना करता है? अपना हिस्सा केवल सूर से, तो इसमें से -1/5 कर दो, तो ये हो जाएगा 9/30। कबीर का नया लाभालाभ अनुपात कितना हो जाएगा? 3/10 या 9/30, एक ही बात है। तुलसी का नया लाभालाभ अनुपात हो जाएगा 2/10, 6/30। बिहारी का 1/5, 6/30। तो ये हो जाएगा 9966, 3322। साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण करना। जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश
देखो ये जो मैंने अभी क्वेश्चंस कराए हैं ना, आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेकर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब हम करते हैं साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण करना क्या होता है। जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायरमेंट ले लेता है, तो या फिर वो क्या करता है, साझेदारी को समाप्त कर देता है। तो साझेदारी सिरलेख के अनुसार उसको देय धनराशि की गणना की जाती है कि जो उसको धनराशि है ना, उसको जो दी जानी है, तो उसकी गणना की जाएगी। कोई भी साझेदार अस्वस्थ होने या अशक्त होने पर या वृद्ध होने पर फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी साझेदार स्वेच्छा से या अन्य साझेदारों की सूचना देकर फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। अवकाश ग्रहण पर ख्याति का लेखा कैसे करते हैं। यदि फर्म की पुस्तकों में ख्याति का खाता ना खुला हो, अगर फर्म की बुक्स में ख्याति का गुडविल का खाता नहीं खुला है, तो कैसे करते हैं। जैसे गुडविल का अकाउंट जो है वो डेबिट करेंगे, फिर करेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल्ड रेशो में कर देंगे। तो जैसे बीइंग गुडविल अकाउंट रेस्ट इन द बुक्स ऑफ फर्म। फिर सेकंड केस एंट्री होगी, यदि फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता ना दिखाना हो तो ऐसी दशा में ख्याति के कुल मूल्य से ख्याति खाता खोलकर इसे बंद कर देते हैं। जैसे गुडविल अकाउंट को करेंगे हम डेबिट टू पार्टनर्स ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल द रेशो बीइंग गुडविल अकाउंट रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो जैसे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू रेशो में डेबिट करेंगे। फिर आ जाएगा टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल अकाउंट क्लोज्ड। केवल अवकाश प्राप्त साझेदार के हिस्से का ख्याति खाता खोलना और उसे बंद कर देना। गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बीइंग गुडविल अकाउंट रेज्ड ओनली विद द अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। जैसे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं गैनिंग रेशो में, तो हम क्या करते हैं टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल अकाउंट क्लोज्ड। पहला गुडविल अकाउंट को हम शो करेंगे, फिर हम उसको क्लोज कर देंगे। फिर अवकाश प्राप्त साझेदार का भुगतान कैसे करते हैं। माना अवकाश के समय अवकाश पाने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान साझेदारी संलेख में वर्णित किसी भी एक विधि द्वारा किया जाता है। अवकाश प्राप्त साझेदार को भुगतान निम्न में से किसी एक विधि द्वारा किया जा सकता है। जैसे एक मुश्त राशि में भुगतान, अगर हम सारी पेमेंट इकट्ठी दें, एक मुश्त राशि में पेमेंट करें तो कैसे होगा। अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार को देय धनराशि की गणना करने के बाद उसका भुगतान एक मुश्त राशि में कर दिया जाता है। लेकिन यह आवश्यक है कि फर्म के पास इतनी धनराशि आवश्यक हो कि जाने वाले साझेदार का भुगतान किया जा सके। इसके लिए निम्न प्रविष्टि की जाती है। जैसे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, उससे हम डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। वार्षिक वृत्ति पद्धति द्वारा भुगतान कि जैसे वार्षिक वृत्ति पद्धति के अनुसार एक निश्चित धनराशि का भुगतान अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार को तब तक किया जाता है जब तक कि वह जीवित रहता है। क्या है कि उसको एनुअल मिलती रहेगी पेमेंट। तो इसमें क्या होगा, इस पद्धति में साझेदार या उसकी विधवा या उसके प्रतिनिधि के जीवन का अनुमान लगाकर यह वार्षिक वृत्ति की धनराशि निश्चित कर ली जाती है कि अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार की देय राशि को वार्षिक उच्चंत करें कर में हस्तांतरित कर दिया जाता है। उस उच्चंत खाता जो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस खाते में बकाया राशि पर प्रतिवर्ष ब्याज के क्रेडिट कर दिया जाता है और वर्ष के अंत में ब्याज सहित वार्षिक वृत्ति की धनराशि के भुगतान साझेदार को कर दिया जाता है। इसके लिए फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाती हैं। जैसे साझेदार के खाते में शेष की वार्षिक उच्चंत खाते में हस्तांतरित करने पर, जैसे रिटर्निंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसे हम डेबिट करेंगे, फिर इसमें टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट करेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। फिर जैसे ब्याज देय होने पर अगर हमें इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट को हम पे कर देंगे। वर्ष के अंत में वार्षिकी की किस्त का भुगतान करने पर एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग इंस्टॉलमेंट टू पार्टनर्स मेड विद इंटरेस्ट। क्लियर? ओके। साझेदारी फर्म का विघटन। फर्म के विघटन या समापन से आशय उस स्थिति से है जब एक फर्म अपना व्यवसाय बंद करके सभी साझेदारों का हिसाब दे देती है। ऐसी दशा में फर्म का विघटन तो होता ही है, वह साझेदारी की स्वतः ही समाप्त हो जाती है।
कि जब व्यवसाय बंद कर देती है ना, साझेदारों का हिसाब भी कर देती है, तो इसमें डिसॉल्यूशन होता है, विघटन तो हो जाता है फर्म का, और साझेदारी भी खुद ही समाप्त हो जाती है। ऐच्छिक समापन। एक फर्म का समापन अथवा विघटन प्राय निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकता है। साझेदारी का जो समापन है ना, विघटन, वो कैसे हम कर सकते हैं। फर्म के विघटन या समापन से आशय उस स्थिति से है जब एक फर्म अपना व्यवसाय बंद करके सभी साझेदारों का हिसाब दे देती है। इसी दशा में फर्म का विघटन तो होता ही है, फिर साझेदारी भी स्वयं ही समाप्त हो जाती है। जब फर्म का डिसॉल्यूशन हो जाता है तो जो पार्टनरशिप है, साझेदारी है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। साझेदारी फर्म के समापन की रीतियाँ कौन सी हैं? जैसे ऐच्छिक समापन, जब सभी साझेदार आपस में मिलकर स्वेच्छा से साझेदारी को समाप्त करते हैं या समाप्त करने के लिए का निश्चय करते हैं, तो इसे साझेदारी अथवा फर्म का ऐच्छिक समापन कहते हैं। अगर सब अपनी मर्जी से साझेदारी को ख़त्म कर रहे होते हैं तो इसे हम मर्जी से या ऐच्छिक समापन कहते हैं। न्यायालय द्वारा समापन। निम्नलिखित दशाओं में न्यायालय के फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। जब कोई साझेदार पागल या दिवालिया हो जाए। जब कोई साझेदार पागल हो जाता है, जब कोई साझेदार फर्म में अयोग्य सिद्ध हो रहा हो, अगर कोई पार्टनर फर्म में काम करने के लिए अयोग्य है, उसमें वो योग्य नहीं है, तो हम साझेदारी को समाप्त कर सकते हैं। फर्म में लाभों की संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई हों, किसी साझेदार की लापरवाही से फर्म की कोई क्षति उठानी पड़ रही हो, अन्य कोई आधार जिसे न्यायालय उचित समझे। समझौते अथवा ठहराव द्वारा समापन। जिस प्रकार साझेदारी का जन्म अनुबंध अथवा ठहराव से होता है, उसी प्रकार फर्म का समापन भी सभी साझेदारों की सहमति से किया जा सकता है। उद्देश्य पूरा होने पर समापन। जो साझेदारी किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है, वह उद्देश्य के पूरा होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगर हम किसी स्पेशल काम के लिए साझेदारी करते हैं तो उस काम के पूरा होने पर साझेदारी खुद ही समाप्त हो जाती है। फर्म की समाप्ति पर वसूली खाता तैयार करना। फर्म की समाप्ति पर समस्त बिक्री योग्य संपत्तियों में बाह्य भुगतान दे योग्य दायित्वों को जिस खाते में हस्तांतरित किया जाता है, उसे वसूली खाता या रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। वसूली खाता समापन पर लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए खोला जाता है। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, BR, डेप्टर्स, स्टॉक, मोटर कार। फीस में सन्ड्री टू कैश और बैंक अकाउंट। पेमेंट लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पार्टनर्स अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारा डेबिट साइड में चले जाएंगे। फिर क्रेडिट साइड में हमारी बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेप्रिसिएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, बाय बैंक और कैश, सेल्स ऑफ एसेट्स, एसेट टेकन ओवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपको डेबिट और क्रेडिट साइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको बना लो। उदाहरण, जैसे कि राम रहीम एक फर्म में साझेदार हैं, वे लाभ हानि बराबर बांटते हैं। 31 दिसंबर 2008 को उन्होंने फर्म को विघटन करने का निश्चय किया। इस तिथि को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। जैसे बैलेंस शीट बनाई इन्होंने, लायबिलिटीज़ अलग लिख ली और एसेट अलग लिख ली। तो लायबिलिटीज़ में इन्होंने क्रेडिटर्स, अदर करंट लायबिलिटी, कैपिटल में राम और रहीम की दोनों की आ गई, तो टोटल आ गया 2 लाख रुपये का। फिर यहाँ पर फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और कैश डाल दिया, ये भी 2 लाख रुपये का आ गया। फिर इसमें स्थायी संपत्तियों की बिक्री से 90,000 तथा चालू संपत्तियों की बिक्री से 45,000 वसूल हुए। लेनदारों एवं दायित्वों का भुगतान 50,000 में कर दिया गया। समापन के व्यय 4,000 हुए। आप वसूली पर लाभ अथवा हानि की गणना करेंगे, कीजिए। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट का भी आपको फॉर्मेट दिखाया। फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट दोनों आ गई। बैंक में पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अदर करेंट लायबिलिटी 50,000 सॉरी,
एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 4,000, तो टोटल आ गया 2,44,000। फिर क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी, बैंक में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ करंट एसेट, टू गार्नर बनाम मर्रे विवाद। एक फर्म में 3 साझेदार थे, गार्नर, मर्रे और विल्किंस। तो इसमें क्या था, ये समान साझेदार थे परंतु उनकी पूंजी असमान थी, उनमें कोई लिखित साझेदारी संलेख नहीं था। जून 1900 में उनकी फर्म का विघटन हो गया। फर्म की संपत्ति को बेचकर लेनदारों का भुगतान किया गया। विघटन का समापन के पश्चात उनकी स्थिति इस प्रकार थी। जैसे इसकी लायबिलिटी है कैपिटल ऑफ गार्नर 2500 पाउंड, कैपिटल ऑफ मर्रे 314, 2814 टोटल। एसेट कितनी थी, कैश 1916, लैक ऑफ विलिंग्स का जो था वो था कैपिटल 263 और लॉस ऑन रियलाइजेशन 635, 2814। विलिंग्स दिवालिया हो गया। उसने अपने हिस्से की वसूली की हानि तथा पूंजी की कमी के प्रति कुछ भी देने में असमर्थ था। विलिंग्स के हिस्से की हानि तथा उसकी पूंजी की कमी को बांटने पर गार्नर व मर्रे में मतभेद था। गार्नर चाहता था कि अन्य हानियों की भांति यह हानि भी लाभ विभाजन के अनुपात में बांटी जाए, परंतु मर्रे का कहना था कि यह पूंजी संबंधी हानि है, अतः इसे पूंजी अनुपात में बांटा जाए। अतः इस विवाद को लेकर गार्नर व मर्रे के बीच मुकदमा चला, जिसमें न्यायाधीश जोयस ने नवंबर 1903 में अपना निर्णय इस प्रकार दिया। वसूली पर होने वाली हानि सब साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांटी जाए और शोधक्षम साझेदार अपने हिस्से की हानि की रकम रोकड़ के रूप में लाए। दिवालिया साझेदार, वसूली होने पर जो हानि होगी वो सभी साझेदारों में प्रॉफिट लॉस रेशो में बांटी जाए और जो शोधक्षम साझेदार है अपने हिस्से की हानि की रकम रोकड़ के रूप में लेकर आएगा। दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी, वसूली की हानि सहित शोधक्षम साझेदारों में उनकी पूंजी के अनुपात में बांटी जाए, लाभ हानि अनुपात में नहीं। शोधक्षम साझेदार की पूंजी का अनुपात निकालने के लिए कौन सी पूंजी ली जाए, इस संबंध में यह निर्णय दिया गया कि विघटन से पूर्व अंतिम आर्थिक चिट्ठे में दी हुई पूंजी के आधार पर पूंजी का अनुपात निश्चित किया जाए। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि साझेदारों की पूंजी अस्थायी है अथवा परिवर्तनशील। स्थायी पूंजी, यदि पूंजी स्थायी है तो अंतिम आर्थिक चिट्ठे में दी हुई पूंजी का अनुपात निकाला जाएगा और उसी अनुपात में शोधक्षम साझेदार दिवालिया साझेदारों की पूंजी की कमी को पूरा करेंगे। परिवर्तनशील पूंजी, यदि पूंजी परिवर्तनशील है तो अनुपात निकालने से पूर्व यदि आर्थिक चिट्ठे में कोई अवितरित लाभ अथवा हानि या संचित कोष दिया हुआ है तो उसे पूंजी खाते में समायोजित कर देना चाहिए। उसके पश्चात ही शोधक्षम साझेदारों की पूंजी का अनुपात निकालना चाहिए। अगर परिवर्तनशील पूंजी है तो अनुपात निकालने से पहले आर्थिक चिट्ठे में बैलेंस शीट में कोई अवितरित लाभ या हानि या संचित कोष दिया हुआ हो तो उसे पूंजी खाते में एडजस्ट कर देना चाहिए। इसके पश्चात ही शोधक्षम साझेदार की पूंजी का अनुपात निकालना चाहिए। फर्म के विघटन पर जर्नल प्रविष्टियाँ कौन सी होती हैं, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट। फर्म के विघटन या समापन पर फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टियाँ की जाती हैं। समस्त संपत्तियों को वसूली खाते में आंतरिक करना, जैसे जितनी भी संपत्तियां हैं उन्हें वसूली खाते में अंतरित करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, बीइंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। समस्त दायित्वों को वसूली खाते में अंतरित करने पर सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर बीइंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, संपत्ति की बिक्री करने पर बैंक और कैश में डेबिट करेंगे हम टू रियलाइजेशन, बीइंग एसेट सोल्ड टू फॉर कैश। यदि संपत्तियां साझेदारों द्वारा ली जाती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। दायित्वों का भुगतान करने पर, यदि संपत्तियां साझेदारों द्वारा ली जाती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। दायित्वों का भुगतान करने पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश। यदि दायित्वों का भुगतान कोई साझेदार करता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, व्हेन लायबिलिटीज पेड ऑफ बाय पार्टनर।
वसूली व्ययों या समापन व्ययों का भुगतान करने पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। यदि वसूली पर लाभ हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। यदि वसूली पर हानि हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन। फिर इसमें हम क्या करते हैं, जैसे साझेदारी हमारे खाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग फाइनल पेमेंट पेड टू पार्टनर। साझेदारी फर्म का विघटन या साझेदारों का दिवालिया होना क्या होता है? तो जैसे कि साझेदारी फर्म के विघटन होने के पश्चात सभी संपत्तियों को बेचकर लेनदारों का भुगतान कर दिया जाता है। लेनदारों के भुगतान के पश्चात साझेदारों को भुगतान किया जाता है। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी एक साझेदार का पूंजी खाता डेबिट शेष दर्शाता है, अर्थात वह साझेदार फर्म का ऋणी बन जाता है, ये फर्म का कर्जदार बन जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी निजी संपत्तियों से कुछ भी प्राप्त होता है उसे उस साझेदार के खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके बाद भी कोई डेबिट बाकी रहती है तो शोधक्षम्य साझेदार इस कमी को पूरा करते हैं। सन 1903 से पहले गार्नर बनाम मर्रे विवाद इस प्रकार की कमी को शोधक्षम्य साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में पूरा करते थे। परंतु सन 1903 के बाद इसी कमी को शोधक्षम्य सॉल्वेंट साझेदार अपनी पुरानी पूंजी शेष प्रारंभिक शेष के अनुपात में पूरा करते हैं। इस संबंध में नियम निम्न प्रकार हैं। पहला, यदि पूर्ण रूप से गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू होता है तो दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शोधक्षम्य साझेदारों में उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है और तथा वे अपने हिस्से की वसूली की हानि की राशि नकद रूप में लाते हैं। दूसरा, यदि भारत में गार्नर बनाम मर्रे लागू किया जाता है तो दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शोधनक्षम्य साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में विभाजित किया जाता है। अगर ये नियम हमारे यहाँ लागू होता है भारत में तो दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शोधनक्षम्य साझेदारों में अनुपात में बांटा जाता है, परंतु ऐसी दशाएं वसूली की हानि की राशि नकद रूप में नहीं लाई जाती है। यदि भारतीय साझेदारी की अधिनियम 1932 का अनुपालन किया जाता है तो दिवालिया साझेदार के हिस्से की राशि को शोधनक्षम्य साझेदार आपस में बराबर बराबर वहन करते हैं तथा अपने हिस्से की वसूली की हानि की राशि भी नकद नहीं लाते। मतलब इसमें अनुपालन अगर किया जाएगा 1932 का तो दिवालिया साझेदार के हिस्से की हानि शोधनक्षम्य साझेदार आपस में वहन करेंगे और अपने हिस्से की वसूली की हानि की राशि भी नकद नहीं लाएंगे। तो भाई ये हमारी वीडियो थी, इसमें जो भी आपको ज़रूरी पॉइंट्स लगें तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लिए और जो भी आपके फ्रेंड्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमर्स टीजीटी पीजीटी की तो आप उनको वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको अपडेट्स मिलती रहें। और हफ्शाज़ ब्राइट कॉमर्स क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, उसमें आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपको पीडीएफ होंगी, वीडियोस होंगी, उसके नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।